हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। आप सभी, मैं सुंदर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो लेक्चर में। आज हम साइंस का चैप्टर लिए हैं, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। बल के नियम और गति के जो नियम हैं उनको आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 8 में पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, मानी गति के नियम और फोर्स, बल। बल को देखेंगे। बल को बोलते हैं फोर्स। क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। बल से रिलेटेड और गति से रिलेटेड और इनके नियम से रिलेटेड और किसने दिए हैं वो सब पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स जो भी है इसके अंदर सारा पढ़ेंगे। कक्षा 9 की है। चले तो करते हैं बिना देरी के क्लास को स्टार्ट। इससे पहले यदि आप लोग पहली बार क्लास पे आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, शेयर और लाइक। चलिए करते हैं। छोटा सा मोटिवेशन ले लेते हैं। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तू चल, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है। कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है। अभी तो अब अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं एक नई मंजिल की और यह तो एक पन्ना था, अभी एक पूरी किताब बाकी है। चले तो करते हैं स्टार्ट क्लास को और सीखते हैं। भाई आप लोगों ने जो बल है और गति है, गति तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ही लिया था। ठीक है, गति हमने पढ़ लिया था, वेग पढ़ लिया था, वेग ही गति है समझ लीजिए। और आगे हम फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, और फोर्स के साथ साथ गति के जो नियम है वो भी पढ़ेंगे। और रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो अपना जो फोर्स है उसका यूज करते हैं। किसी भी चीज को उठाने के लिए, किसी भी चीज को खिसकाने के लिए, किसी भी चीज को खींचने के लिए, किसी भी चीज को, मतलब समझ लीजिए हर जगह फोर्स। साइकिल चला रहे हैं तो उसके हम जो वो हैं, जो पेडल्स हैं उन पे फोर्स मारते हैं तब जाके वो आगे बढ़ पाती है। ठीक है, तो जितना मतलब समझे कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु रखी हुई है कहीं पे और मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा तो जिस स्टेट में वो खड़ी है उस स्टेट से ज़्यादा मुझे पावर लगाना पड़ेगा, तब जाकर वो आगे खिसकेगा। ठीक है, मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। फोर्स जो भी है इसमें सीखेंगे, उसके लिए दिशा की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये एक वेक्टर राशि है फोर्स। क्या है? एक वेक्टर राशि है। चलिए तो पिछले अध्याय में हमने एक सरल रेखा, अरे न 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 न, रमक धमक कर आओ गजानन, रिद्ध सिद्ध जी आया, दाता गणपति जी आया। चलिए आगे। तो क्या है, पिछले अध्याय में हमने आ, सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग और त्वरण के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया था। हमने देखा कि ऐसी गति में कभी एक रूपता होती है तथा कभी नहीं होती है। ठीक है, माने कभी तो समान गति से कोई वस्तु चलती है, कभी असमान गति से कोई भी जो वस्तु है वह चलती है। लेकिन अभी हमने ये चर्चा नहीं की है कि गति का कारण क्या होता है, गति का रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है, आगे चलती क्यों है वो। समय के साथ वस्तु की चाल क्यों बदलती है? क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण होता है? यदि ऐसा है तो इस कारण का स्वभाव क्या है? इस अध्याय में हम ऐसी ही सभी जिज्ञासाओं को बुझाएंगे। और सदियों से गति और इसके कारणों ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा रखा था। फर्श पर रखी एक गेंद को धीमे से ठोकर लगने पर वह हमेशा के लिए
गतिशील नहीं रहती। ऐसी स्थितियों से यह पता चलता है कि वस्तु की विराम की अवस्था वस्तु की विराम की अवस्था वस्तु की विराम की अवस्था ही उसका स्वाभाविक अवस्था है। देखो, अब तक तो हमने इसके नॉर्मल से नियम पढ़े थे गति के, जिसमें दो प्रकार की मानी समान गति और एक असमान गति को लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ेंगे इसमें कि आखिरकार अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो परमानेंट गतिशील क्यों नहीं हो जाती, वो थोड़ी देर में जाके रुक क्यों जाती है। अगर हम धीरे से मारते हैं, वो कितना ही तेज मार ले हम, कहीं तो जाके रुकेगी वो। ये नहीं है कि एक बार लात मार दे चलो जिंदगी भरी, ठोकर मार दे चलो जिंदगी भरी वो घूमती रहेगी, जिंदगी भरी दूर भागती रहेगी, हमारे हाथ ही नहीं आएगी। ऐसा क्या कारण है कि वो एक पर्टिकुलर जगह पे जाके रुक जाती है। ठीक है, और अंतिम स्थिति है जो विरामी अवस्था है, वो क्या है। ठीक है, चलिए तो हाँ, ऐसी मान्यता तक बनी रही जब तक कि गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने वस्तुओं की गति के बारे में एक पूर्णतः भिन्न संकल्पना प्रस्तुत की। भाई, जब तक आइजैक न्यूटन और गैलीलियो था, इन्होंने कोई लो नहीं दिए या फिर कोई थ्योरी नहीं दी, तब तक ये चलते रहे भ्रांतियां जो भी थी। पर अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। प्रयास का मतलब है बल लगाना पड़ता है। अगर कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ फुटबॉल रखी हुई है और मैं रखी हुई है तो रखी ही रहेगी, और यदि मैंने उसके ठोकर मारा तो वो गतिशील हो जाएगी। अब मान लीजिए कोई आगे से बॉल आ रही है, कैच है ना, मैं क्रिकेट खेल रहा है कोई और उसने बॉल मारा और मेरे हाथ में आ रही है, मैं उसको कैच करूंगा, आ गया, आने दे। ठीक है, तो आते टाइम हम उसको पीछे क्यों खींचते हैं, क्योंकि हम भी फोर्स लगाते हैं उसको रोकने के लिए, लेकिन इतना नहीं कि उधर उधर से आ रही ले वो ऐसे करे, नहीं, यूं करते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, रेस्ट मोशन में लाते हैं, रेस्ट में लाते हैं। ठीक है ना, और उसमें क्योंकि वैसे ही एनर्जी होती है तो उसको धीरे धीरे वो किया जाता है। अदरवाइज हम यूं का यूं हाथ रख देंगे तो अपने हाथ में क्या आ जाएगी, चोट आ जाएगी, क्योंकि वह मोशन में चल रही है, गति में चल रही है। ठीक है ना, चलिए तो मतलब किसी वस्तु को हमें भगाना है या गति देना है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा, और रोकना है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे समझ लीजिए अपने गाड़ी है, इंजन गियर लगा देंगे हम इंजन में और रेस नहीं देंगे तो थोड़ा थोड़ा चल जाएगा या फिर इंजन बंद हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे गियर लगाए गाड़ी में, फिर रेस लगाएंगे तब भी गाड़ी भगेगी, भगेगी नहीं भगेगी। अब मान लीजिए गाड़ी अचानक से भग रही है, रेस लगा रहे हैं हम, अचानक से कोई सामने आ गया तो फिर क्या करेंगे हम, क्या उसके टक्कर मार देंगे, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। ब्रेक क्या होता है, उसके विपरीत फोर्स होता है। इंजन से हम बल दे रहे हैं गाड़ी के, उसके पहिए को क्या दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, तभी जाकर वो क्या घूम रहा है, जो उसके पहिए घूम रहे हैं और जो गाड़ी है वो गति कर रही है। ठीक है, तो हमने अगर उसका गियर नहीं लगाया होता, इंजन को चालू नहीं किया होता तो खिसकती नहीं अपनी जगह से। अब क्या कर दिया कि उसको भाई चालू कर दिया, गियर लगा दिया, रेस भी दे रहे हैं, आगे से कोई व्यक्ति आ गया, गाड़ी आ गई, अब क्या करें, क्या टक्कर मार दे, रोकना पड़ेगा, रोकने करने ब्रेक लगाना पड़ेगा। ब्रेक क्या है, जो बल मिला हुआ है उसको बल मिला, उसका विपरीत फोर्स है, उसका विपरीत क्या है, फोर्स, जिसे रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, माने गाड़ी को रेस देने को एक्सेलरेट कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, और उसको रोकने को बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। तो दोनों है, वो भी रोकने वाला भी फोर्स होता है और उसको भगाने वाला भी फोर्स होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और वही वही यहाँ पर क्या है, प्रयास, प्रयास मानी फोर्स। सामान्य भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई, शारीरिक प्रयास करना पड़ता है, तथा हम कहते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, हमें उसे क्या करना पड़ेगा भाई, खींचना। ठीक है, गति की अवस्था में लाने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है।
करना पड़ता है, तथा हम कहते हैं कि किसी वस्तु को गतिशील अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। ठीक है, या तो हम खींचेंगे, जैसे गाड़ी है चल नहीं रही है तो उसे खींचेंगे, या पीछे से धक्का देंगे, या फिर बॉल है तो उसे ठोकर मारेंगे, कोई छोटी चीज़ है तो। ये नहीं ट्रक के ठोकर मारेगा तो पाँव तो डालना थोड़ी है मेरे को, हाँ? ऐसा नहीं है। खींचना, धकेलना या ठोकर लगाने की इस प्रक्रिया को बल बल की अवधारणा आधारित है। क्या क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है। अब हम बल के विषय में विचार करते हैं। यह क्या है? वास्तव में बल को न तो किसी ने देखा है और नहीं चखा है। ठीक है, नहीं तो किसी ने देखा है, नहीं चखा है, और नहीं क्या महसूस किया है। नहीं क्या किया है? महसूस किया है। हालांकि बल का प्रभाव हम प्राय देखते हैं, महसूस करते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है, यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। वस्तु को खींचना, धकेलना, ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं खींचना, धकेलना, ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने के लिए युक्ति माने डिवाइस है। हमारे द्वारा किसी वस्तु को बल लगाने पर ही उसमें गति होती है। अगर हम किसी वस्तु पर क्या लगाएं, बल लगाएं, तभी उसमें क्या होगी, गति होगी। यहाँ पर एक छोटा सा एक लड़का है, भैया है, वो क्या कर रहा है, एक ट्रॉली है जो कि मार्केट में जाते हैं या फिर मॉल में जाते हैं, बड़े बड़े मॉल में, तो सामान ये थोड़ी थैला लेके जाएंगे उसमें लद के लेके आएंगे, ऐसा नहीं भाई। थैला वेला अंदर अलाओ नहीं, बोले कि अपने ये गाड़ी उठाओ आप, ठीक है, थैला वेला को यहीं रखो, गाड़ी उठाओ और ले जाओ, धक्का दे के चलो, उसमें भर लो जो भी खरीदना है आपको, और फिर घेर के लिया और बिलिंग करा लो, फिर थैले में भर के कहीं भी ले जा सकते हो आप लोग। तो ये होता है। अब इसके फोर्स लगाना पड़ता है, ये थोड़ी जादू से ये चल जाएगी, चल ले हाथ में हाथ अड़ाते हैं चलो जादू से चल रही है, ऐसा नहीं है। इसे थोड़ा धकेलना पड़ेगा तभी मूवमेंट करेगा, है ना, गति करेगा। ये ड्रॉवर होती है, जब हम खींचेंगे या अंदर खींचेंगे तो बल लगाना पड़ेगा, अंदर धकेलेंगे तो भी बल लगाना पड़ता है। ये नहीं कि ऐ चुटकियों में बाहर आ जा, ऐ चुटकियों में अंदर चला जा। ठीक है ना। खैर आजकल सेंसर की काफ़ी सारे डिवाइस आ गए, लेकिन उनमें भी मोटरिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? मोटरिंग सिस्टम। ठीक है, मोटर होती है उनके अंदर, है ना। मोटर बिना तो वो अंदर बाहर आ नहीं सकता है ना। ये थोड़ी जादू है सेंसर की है तो, है ना। ओके, आजकल पंखा आने लगा है ना, कई उषा का, रुक जा बोलते हैं ना, रुक जा भाई रुक जा, ऐसे चुटकी बजाते हैं, डबल चुटकी बजाते हैं, या फिर डबल क्लैप करते हैं, बल्ब बंद हो जाता है, तो उनके अंदर सेंसर लगे होते हैं। ठीक है, उनमें भी कुछ मोशन होता है रोकने का, जिनके अंदर कुछ, जैसे पंखा है उसको रोकने चालू करने के लिए मोशन की जरूरत नहीं है, उनके अंदर कुछ स्विच होते हैं, वो उसको ऑन ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ रहता है। ये हॉकी वाला सिस्टम है, एक दीदी है धक्का लगा रही है, मनी उसके क्या मार रही है, यूं मार रही है, तो जितना फोर्स लगाएगी वो उतनी दूर तक जाएगा। जितना हम किसी बॉल है तो आसानी से देंगे तो थोड़ी देर में जाके रुक जाएगी, बहुत तेज देंगे तो बहुत दूर जाके रुकेगी जरूर, पर वो ये नहीं है कि एक बार मार दिया चलो गोल गोल घूमती रहेगी या भगती रहेगी, ऐसा नहीं। हॉकी से गेंद गेंद को आगे की ओर धकेलना, वस्तुओं को धकेल कर, खींच कर या ठोकर लगाकर उनकी गति की अवस्था को बदला जा सकता है। पिछली कक्षा में अर्जित ज्ञान के आधार पर इस बात से परिचित है कि किसी वस्तु में वेग का परिमाण बदलने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग होता है। आप यह भी किसका प्रयोग होता है? बल का प्रयोग होता है। जानते हैं कि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति बदली जा सकती है। बिल्कुल, अगर कोई वस्तु है उस पर बल लगाकर उसके आकार या स्थिति को बदल सकते हैं। जैसे स्प्रिंग हो गया, अगर हम इसको यूं पकड़ के खींचे तो ये फैल जाएगी, चौड़ी हो जाएगी ये ऐसे। ठीक है, अगर मैं इसको दबाऊं तो ये ऐसा हो जाएगा, दब जाएगी। गुब्बारे में हवा लीजिए, या सॉरी गुब्बारा लीजिए और उसमें हवा भरिए, और फिर उसे फोर्स लगा के दबाइए, दबाओगे तो पिचक जाएगा, छोड़ोगे तो फिर वो अपनी आकृति में सॉरी, खांसी वासी चल, थोड़ा सा मैं गुड़ खा लेता हूँ।
ठीक है, चलिए। तो ये क्या करता है, फोर्स लगाता है। बिल्कुल अपने पास पीपा होता है ना, पीपा होता है नॉर्मल। एक तो गुब्बारा हर जगह मिल जाता है, स्प्रिंग मिल जाती है, पीपा भी मिल जाता है। पीपा, खाली पीपा लीजिए, उसको दबाइए, दब जाएगा, फिर उसमें फूंक डालिए, अपने आकार में आ जाएगा। तो बिल्कुल हम क्या कर सकते हैं, बल लगाकर हम किसी की स्थिति को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बल भी दो प्रकार का होता है भाई, अभी अभी तो संतुलित और असंतुलित बल। बल कितने प्रकार का होता है, अभी अपने पास आ गया है दो प्रकार का, संतुलित और असंतुलित बल। चित्र 8.3 में लकड़ी का एक पिंड एक समतल मेज पर रखा है। चित्र में दर्शाए अनुसार दो धागे एक्स और वाई पिंड के विपरीत सिरों से जुड़े हैं। अगर हम किसी बल द्वारा धागे एक्स को खींचते हैं तो पिंड दाहिनी ओर खिसकता है, खिसकना शुरू करता है, और उसी प्रकार अगर हम धागे वाई को खींचते हैं तो पिंड बाईं ओर खिसकना शुरू करता है। लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है, समान बल द्वारा खींचा जाता है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता। ऐसी स्थिति में क्या नहीं करता, पिंड गति नहीं करता, और इस तरह के बल को हम संतुलित बल कहते हैं। इस तरह के बल को हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। तथा यह गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करता। अब देखो यहाँ पे छोटे छोटे बाबू हैं अपने, क्या है भाई, बाबू। अब बाबू एक बॉक्स ले रखे हैं, लकड़ी का बॉक्स समझ लीजिए आप, इसका समझ लीजिए, लकड़ी का बॉक्स समझ सकते हैं चाहे तो आप, ठीक है ना, या फिर नॉर्मल जो भी आप समझे, लकड़ी का बॉक्स ही है। अब यहाँ पे अगर इसको क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलके इधर फोर्स लगा रहे हैं, इधर किसका रहे हैं, ठीक है। अभी किसका नहीं रहे, इसे गोल गोल हो सकता है, इसका वेट ज्यादा है, तो ये क्या कर रहे हैं, इसको यूं पटक रहे हैं, घुमा रहे हैं, फिर यूं पटक के यहाँ ले आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ पटकेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पटकेंगे, इसकी स्थिति बदलेंगे बार बार, ठीक है ना। तो एक एक सरफेस बदलते बदलते इसे गुड़काते हुए, नॉर्मल भाषा में हम कह सकते हैं कि इसे ये क्या करते हुए ले जा रहे हैं, गुड़काते हुए ले जा रहे हैं, गुड़का रहे हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, इसे ये गुड़का रहे हैं, है ना, मतलब गोल गोल पलट पलट के क्या कर रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा। अगर अगर इसके अंदर ज्यादा वेट होगा और ये इसको हिला भी नहीं पा रहे हैं, तो ये अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं ला सकता। अब बोले कि ये कमरा है, मैं धक्का मारूं तो क्या खिसक जाएगी, क्या ये दीवार है, क्या दीवार खिसक जाएगी मेरा धक्का लगाने से, नहीं। परंतु यदि जेसीबी अगर इसके धक्का लगाए तो है, मामला खत्म हो जाएगा। तो मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इस दीवार के फोर्स लगा के उधर कर दूं, परंतु जो मैंने फोर्स लगाया, अगर इस दीवार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया तो मेरा फोर्स जीरो। मैंने तो लगाया, अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक भी इसके धक्का मारता रहूंगा तो मैं शाम को खाना चाहिए मेरे को, तो मैं तो थक जाऊंगा। मैंने फोर्स लगाया था, लेकिन मेरा फोर्स जीरो है, चूंकि मैंने इसको क्या नहीं किया, किसका नहीं पाया। और यदि जेसीबी ने किसका दिया तो समझ लीजिए कि ठीक ठाक है मैम। मतलब अब फोर्स जो होता है बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन ही होता है, और ठीक है ना, बल इंटू क्या होता है, विस्थापन, ठीक है। तो अगर बल लगाया मैंने और इसको ले गया उधर, तभी जाके इसमें आएगा, मैंने जो कार्य किया वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मेरा बल ही क्या होगा, जीरो, लगा ही नहीं पाया, इस पे खिसक ही नहीं पाया ये, विस्थापन भी नहीं हुआ, बल तो मैंने लगाया लेकिन विस्थापन क्या आया, जीरो, तो कार्य मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल, क्या होता है भाई, बल इंटू में विस्थापन, विस्थापन होता है। अब विस्थापन क्योंकि ये किसका ही नहीं, यहाँ से यहाँ मैंने लगाया तब मेरे में ताकत नहीं, तो ये जीरो। बल मैंने 5 न्यूटन का लगा दिया समझ लो, लेकिन ये तो क्या हो जाएगा, फिर भी जीरो हो जाएगा मेरा कार्य, मुझे पैसा ही नहीं मिलेगा, है। आपने तो कुछ ही नहीं किया भाई, दीवार मैंने बोला था इसको किसका के तैयार रखना आप, लेकिन मैं आपने दीवार किसका के तैयार ही नहीं रखी। चलिए करते हैं आगे। अब हम एक ऐसी अवस्था की कल्पना करें जिसमें कि बिना परिमाण के दो विपरीत बल पिंड को
खींचते हैं। इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं, इस प्रकार दोनों बल क्या नहीं होंगे, संतुलित नहीं नहीं है, और असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। इससे यह पता चलता है कि किसी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। क्या करता है, गति प्रदान करता है। देखो, एक इधर मैं खींचूंगा, उसको छोड़ दूंगा तो ये इधर खिसक के आ जाएगा, इधर मैं खींचूंगा, इसको छोड़ दूंगा तो ये उधर खिसक जाएगा। अब ये भी इधर खींच रहा है, ये भी इधर खींच रहा है, और दोनों समान बल लगा रहे हैं। ये भी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, ये भी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो ये अपनी स्थिति से बदल नहीं सकता, ठीक है ना। बल तभी होगा जब हम जो बलों की जो बल रहेंगे असंतुलित। मानिए अगर यहाँ मैं लगा रहा हूँ 4 न्यूटन का, यहाँ लगा रहा हूँ 5 न्यूटन का, तो ये धीरे धीरे उधर खिसक जाएगा। ये है असंतुलित बल, ठीक है। दोनों असंतुलित होने चाहिए, तभी जाकर ये किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। क्या करेंगे भाई, एक डायरेक्शन में खिसक जाएंगे। आगे लीजिए भाई लकड़ी, और चलिए आगे। क्या होता है, क्या होता है जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदरी फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं। यदि ये कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता है, क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच उत्पन्न होता है, अर्थात बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदरी सतह के बीच यह घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित करता है। यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता। चित्र में बच्चे बक्से को जोर से धकेलते हैं, लेकिन बक्सा फिर भी नहीं खिसकता है, समझ लो, ठीक है। अब समझ लो, अपने पास बक्सा है, ठीक है, और अपने पास जो सतह है नीचे की खुरदड़ी है, जिगजैग है ना। आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई चीज़ है, चाहे कोई भी चीज़ है, बच्चे क्या करते हैं कि जो फर्श अगर चिकनी है तो भाग भाग के उस पर जोर से भागते हैं, और फिर पाँव को फिसला के यूँ चलते हैं, यूँ फिसलाते हैं, फिर फिसल के चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो चिकनी सतह है उसका जो घर्षण है वो बहुत कम है तो सही, लेकिन बहुत कम है, ठीक है। फिसल पट्टी का वो देखो, फिसल पट्टी पर ऊपर बैठेगा, एक बार नीचे आ जाए, फिर फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, यूं जाता है, क्योंकि वो तो नीचे की तरफ है ना, लेकिन वो चिकना भी होता है। अगर वही खुरदड़ा हो तो क्या घिसके आ सकते हैं ना, घिसके भी अगर आ भी गए ना तो अपना पीछे का मामला खराब हो जाएगा, है ना, पूरा घिस जाएंगे हम, और फिर सीधा डॉक्टर के भगना पड़ेगा, है ना, या ब्लड वगैरह आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां से स्किन क्या हो जाएगी, खुरच जाएगी, स्किन क्या हो जाएगी, खुरच जाएगी। तो इस प्रकार यदि ये चिकनी सतह नहीं है, ये चिकनी सतह नहीं है, बच्चे लगा रहे हैं इधर फोर्स, ये लगा रहा है इधर फोर्स, और खिसक ही नहीं पाएगा। और मान लीजिए ये बहुत हल्का है और बच्चों का फोर्स ज्यादा है, तो भाई साहब नीचे से फट जाएगा ये, परंतु खिसक तो जाएगा, लेकिन नीचे से ही फट जाएगा, ठीक है। समझ में आया नहीं आया बताते रहो। चलिए आगे। आ गया है नहीं खिसकता। क्या बोला है, नहीं खिसकता। ऐसा इसलिए क्योंकि घर्षण बल अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। अगर बच्चे बॉक्स को ज्यादा जोर से धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है, और यह असंतुलित बल कार्य करता है, इसीलिए बक्सा खिसकने लगता है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसीलिए कार्य करता है। साइकिल को गति में रखने के लिए हमें फिर से पैडल चलाना पड़ता है। अब इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि
किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए लिए एक संतुलित बल की आवश्यकता है। तथापि तथापि कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगा बल संतुलित हो तथा वस्तु पर कोई नेट बल बाह्य बल नहीं लगता है। अगर किसी वस्तु पर संतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक संतुलित बल की आवश्यकता होती है। उसकी गति या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक यह संतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। उस पर क्या करता रहेगा? कार्य करता रहेगा। तथापि यह बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी भाई? वस्तु प्राप्त हुए वेग से गतिमान रहेगी। आगे आ जाता है गति का प्रथम नियम। क्या आ जाता है भाई? गति का प्रथम नियम। ठीक है, गति के टोटल 3 नियम आएंगे। कितने नियम आएंगे भाई? 3 नियम आएंगे। पहला नियम आ गया। पहला नियम है कि वस्तु की किसी आनत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वस्तु एक निश्चित गति से चलती है। उन्होंने देखा कि कांच की गोली आनत तल पर लुढ़कती है तो उसका वेग बढ़ जाता है। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि गोली असंतुलित गुरुत्वीय त्वरण के कारण नीचे गिरी। ठीक है, मानी गति का जो प्रथम नियम बोला कि यहाँ एक कांच की गोली है, अगर इसको यहाँ से छोड़ दिया जाए तो गति से एक निश्चित गति से क्या करेगी? नीचे की तरफ वो लुढ़केगी। क्या करेगी? निश्चित गति से नीचे की तरफ लुढ़केगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य फोर्स नहीं लगाया जाए। ठीक है ना? अगर कोई वस्तु कहने का मतलब इसका ये है कि अगर हम किसी वस्तु पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो वो अपनी अवस्था में बनी रहेगी, और हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाए जा रहे हैं तो वो अपने गतिमान अवस्था में बनी रहेगी। ठीक है, मानी जैसी उसकी स्थिति है वैसी की वैसी बनी रहेगी। आगे है और नीचे पहुंचते पहुंचते यह एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेती है। चित्र में दर्शाए अनुसार जब यह कांच की गोली ऊपर की ओर चढ़ती है तब इसका वेग घटता है। चित्र 8.5 में दोनों ओर से एक आदर्श घर्षण रहित आनत तल पर एक गोली स्थिर है। गैलीलियो ने तर्क दिया कि जब गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है तब यह ढाल पर नीचे की ओर लुढ़केगी तथा दाईं ओर से आनत तल पर उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया था। यदि दोनों ओर के तलों के झुकाव समान है तो गोली उतनी ही दूरी चलेगी जितनी दूर तक की वह लुढ़कती थी। जितनी दूर तक की वह लुढ़कती थी जितनी दूर तक की वह लुढ़कती थी। अगर बाईं ओर से आनत तल के कोण को धीरे से कम किया जाए तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी। अगर इस तल को क्षैतिज कर दिया जाए अर्थात ढाल को शून्य कर दिया जाए तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार चलती ही रहेगी। यहाँ गोली पर लगने वाला असंतुलित बल शून्य है। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल की आवश्यकता होती है। लेकिन गोली की गति, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई साहब अपने पास ये जो यहाँ पे ये क्या कर रहा था, ये वाला है ना, ये अपने पास ये कि ये है ना
नॉर्मल तरीके से। यहाँ से गोली को छोड़ेंगे तो यहाँ से कुछ ऊपर उठेगी, ये नहीं कि यहाँ से छोड़ने के बाद यहाँ चली जाएगी, ना ना भाई ना। यहाँ से छोड़ने के बाद गोली गोली की स्पीड इस कर्व पे जाके डाउन हो जाएगी। डाउन हो जाएगी तो ऊपर तो चढ़ेगी लेकिन ज़्यादा नहीं, यहाँ तक चढ़ सकती है, यहाँ तक चढ़ सकती है, यहाँ तक, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने इसका क्या किया, जो कोण था उसको घटाया, कम किया, तो जब यहाँ जब चढ़ रही थी तो अब यहाँ चढ़ने लग गई। ठीक है, फिर और कम किया तो अब यहाँ चढ़ने लग गई, फिर और कम किया, बिल्कुल ही जीरो कर दिया तो अब ये चलती ही रहेगी इधर। ठीक है, जब तक कि इसके कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करे। ठीक है ना, जब तक कि मतलब इसका जो बल है संतुलन में नहीं आ जाए। चारों तरफ का जो फोर्स रहेगा, एटमॉस्फेरिक फोर्स, यदि इस पे लग जाएगा तो ये रुक जाएगी धीरे धीरे। ये नहीं है कि भाई हजारों किलोमीटर तक चलती रहेगी, रुकेगी। ठीक है, क्योंकि इसका मोशन धीरे धीरे कम हो जाएगा, गति कम हो जाएगी। चले आगे, आगे चलते हैं। अब भाई साहब गैलीलियो के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, और इनके अलावा एक और साइंटिस्ट था, उनके बारे में ही पढ़ते हैं। गैलीलियो गैली, नाम क्या था इस भाई साहब का? गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली था। और गैलीलियो गैलीली का जन्म 5 फरवरी सन 1564 में इटली के पीसा शहर में हुआ था। इटली, इटली का पीसा शहर, मान पीसा की एक मीनार भी है। आप लोगों ने अगर सोशल साइंस पढ़ी है तो वहाँ पे पीसा की मीनार का वर्णन है। तो पीसा मानी कहाँ हुआ था? पीसा शहर में हुआ था, और पीसा की मीनार मानी पीसा में है वो मीनार। गैलीलियो की बचपन से ही गणित तथा प्राकृतिक दर्शन में रुचि थी, परंतु पिता विनेजो गैलीली, पिता विनेजो गैलीली उन्हें एक चिकित्सक बनाना चाहते थे। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरे बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा कलेक्टर बने। ठीक है, और किसी किसी की इच्छा होती है कि मेरा बेटा राजनेता बने। तो हर एक माता पिता की इच्छा होती है। ठीक है ना, तो इनके पिता शायद डॉक्टर होंगे, या फिर नहीं होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इनके पिता की रुचि थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, भाई साहब की रुचि थी कि नहीं ये तो गणित और क्या बने, प्राकृतिक दर्शन में रुचि थी इनकी। तदनुसार गैलीलियो ने सन 1881 में चिकित्सा उपाधि के लिए पीसा विश्वविद्यालय में नामांकन लिया। चिकित्सा विश्वविद्यालय में मतलब लिया कि भाई ये MBBS की पढ़ाई करेंगे भाई साहब, नामांकन लिया, और इस पाठ्यक्रम को वे कभी पूरा नहीं कर पाए। उसको उनको मज़ा नहीं आ रहा था, भाई डॉक्टर बनना ही नहीं था। है भाई, मेरे को मान लीजिए कि डॉक्टर बनना ही नहीं है, तो मैं अगर डॉक्टर, मेरे माता पिता अगर मेरे को जोरी से भी भर्ती करा देंगे तो मैं पास नहीं होऊंगा। मज़ा ही नहीं आ रहा था मेरे को पढ़ने में, समझ लो। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से इसको मज़ा नहीं आया और ये कभी पास नहीं कर पाया भाई साहब। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति कमज़ोर है, नहीं, उनकी इच्छा नहीं थी पढ़ने की कि मैं ये डॉक्टर पढ़ूँ, डॉक्टर बनूँ, क्योंकि उनकी वास्तविक रुचि गणित में थी। सन 1556 में उन्होंने अपनी प्रथम वैज्ञानिक पुस्तक द लिटिल बैलेंस, सन 1586 में, सॉरी 56 में नहीं 86 में, उन्होंने एक बुक लिखी द लिटिल बैलेंस, मानी ला बैलेंसिटा लिखा, जिसमें उन्होंने एक तुला एक तुला का मतलब होता है तराजू, द्वारा पदार्थों के आपेक्षिक घनत्व तथा विशिष्ट गुरुत्व प्राप्त करने के आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किया। सन 1589 में उन्होंने अपनी निबंध श्रेणी डीमोट में नत समतल के प्रयोग से किसी गिरती हुई वस्तु के गिरने की दर कम होने संबंधित अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अपने सिद्धांत को क्या प्रस्तुत किया। सन 1592 में उन्हें वेनिस गणराज्य के पांडुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया था। यहाँ भी उन्होंने लगातार गतिज सिद्धांतों पर परीक्षण किया। उन्होंने नत समतल तथा लोलक संबंधित अपने अध्ययन द्वारा नियत त्वरण से गतिशील वस्तुओं से संबंधित परिष्कृत नियम प्रतिपादित किया। गैलीलियो एक कुशल शिल्पकार भी थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के दूरदर्शियों
दूरदर्शियों की श्रेणी विकसित की, जिनकी प्रकाशिक दक्षता उस समय उपलब्ध दूरदर्शियों से काफ़ी उत्तम थी। माने कोई दूर की चीज़ों को देखने के लिए, जैसे बाहरी पिंडों को देखने के लिए भाई साहब ने काफ़ी सारी क्या बना दी, दूरबीन बनाई इन्होंने उस टाइम। सन 1640 के आसपास उन्होंने प्रथम लोलक घड़ी की संरचना की। लोलक होता है पेंडुलम घड़ी, समझ लीजिए। लोलक हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं पेंडुलम, ठीक है ना। तो सन 1640 में भाई साहब ने पेंडुलम घड़ी का आविष्कार कर दिया। इसका आविष्कार कर दिया, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार कर दिया। भाई साहब ये तो खतरनाक आदमी था। अब ये डॉक्टर नहीं बन पाए इसका मतलब ये थोड़ी है इसमें दिमाग नहीं था ना, दिमाग तो बहुत था, है ना। ये थोड़ी है कि अगर कोई आदमी 10वीं पास नहीं कर पाया तो क्या उसे हो सकता है किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया हो, बाकी सब्जेक्ट में रुचि हो, उसको नहीं हो पाया, लेकिन वो किसी और क्षेत्र के अंदर कुछ अच्छा कर जाए। तो भाई साहब ये डॉक्टर बनने बिठाया तो माता पिता ने, नहीं बन पाया। परंतु देखो गणित में तो और बाकी चीजों में कितनी खोज कर दी इसने, कितने पेटेंट होंगे आज इसके नाम है। संरचना की और उनके खगोलीय आविष्कारों की एक पुस्तक, स्टोरी मैसेंजर, उनके खगोलीय जो आविष्कार थे उनकी एक पुस्तक लिखी इन्होंने। स्टोरी मैसेंजर में गैलीलियो ने चंद्रमा पर पहाड़ों, छोटे छोटे सितारों से मिलकर बनी आकाश गंगा तथा तथा बृहस्पति ग्रह के बृहस्पति ग्रह के परित 4 छोटे पिंडों को घूमते हुए देखने का दावा किया। अब बृहस्पति ग्रह के तो 89 भाई साहब इतने हैं शायद, है ना, 89 उपग्रह हैं। जैसे अपने पृथ्वी का एक चंद्रमा है ना, उसी प्रकार बृहस्पति के भाई साहब 89 चंद्रमा है, इतने उसके उपग्रह हैं। ठीक है ना, आप कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से इतना ही है। उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज, माने डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज मानी तैरती हुई बॉडीज के बारे में बात कर रहा है। लेटर्स ऑन द सन स्पॉट, लेटर्स ऑन द सन स्पॉट, सूर्य पर उपस्थित धब्बों के संदर्भ में अपने प्रेक्षणों को रहिशोद्घाटन किया। अपने स्वयं के द्वारा निर्मित दूरदर्शियों के प्रयोग द्वारा शनि तथा शुक्र ग्रह के निरीक्षण से गैलीलियो ने यह तर्क दिया कि सभी ग्रह सूर्य के परित ही कक्षीय गति करते हैं। क्या करते हैं? सूर्य के परित का मतलब होता है चारों तरफ, कक्षीय गति माने एक पर्टिकुलर कक्षा में गति करते हैं। कहाँ गति करते हैं? एक पर्टिकुलर कक्षा में गति करते हैं, न कि पृथ्वी के परित। यह विचार उस समय प्रचलित विचारधारा के विपरीत था। पहले क्या था कि जब ये लोगों को पता नहीं था कि सूर्य चंद्र, ये जो सूर्य है ये पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, या फिर आप समझ सकते हैं कि जो अपनी ये गैलेक्सी है उसका केंद्र है, और इसके चारों ओर सभी के सभी क्या चक्कर लगा रहे हैं, सभी जो ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है ना, ऐसी पहले धारणाएं नहीं थी। पहले धारणा थी कि जो पृथ्वी है ये पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, और सूर्य चंद्रमा सब इसके चारों तरफ क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही भाई साहब ने दूरबीन की खोज की, ठीक है ना, दूरबीन की खोज की, और उससे जब ये आंख लगा लगा के देखने लगा, एक आंख मीच के ये देखने लगा, तो पता लगा अरे भाई साहब ये तो मामला ही उल्टा हो रहा है। अरे पृथ्वी भी घूम रही है, ठीक है, ये तो सूर्य जी क्या है, स्टेबल है, सूरज अपनी जगह पर है, और बाकी जितने भी उपग्रह हैं, ये तारे हैं, और ये जो गैलेक्सी है, मतलब जो इसी के चारों तरफ हम क्या कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं। किसके चारों तरफ? सूर्य के चारों तरफ। अब बेचारे और वैज्ञानिक नाराज हो गए इससे, हैं मामला गड़बड़ कर रहा है, तू तो हमारी दी हुई थ्योरी को झुटला रहा है, हैं ठोकेंगे उल्टा पटक के, हैं अच्छी तरीके से कुटाई करेंगे तेरी। ठीक है, तो उस समय प्रचलित विचार था, तो उसके विपरीत इन्होंने क्या कर दिया, विचार दिया। अब ये स्वाभाविक है कि अगर हम किसी व्यक्ति के विपरीत जाएंगे, ठीक है, कोई जाना माना वैज्ञानिक होगा, उसके विपरीत यदि गए होंगे तो कुछ खरी खोटी भी सुननी पड़ी होगी, जनता से भी सुननी पड़ी होगी, और लोगों से भी सुननी पड़ी होगी, और खुद उस वैज्ञानिक से भी अगर वो जिंदा होगा तो एक रूप बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित माने
अवस्था में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है। ऐसा गति ऐसा गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। इस प्रकार व्यवहार में गोली कुछ दूरी चलने के बाद रुक जाती है। घर्षण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए चिकनी कांच की गोली तथा चिकने समतल का प्रयोग प्रयोग एवं समतल की सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ मानी लुब्रिकेंट्स का लेप किया जाता है। लुब्रिकेंट, ठीक है, माने बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर जो हम ये ग्रीस वगैरह करते हैं उसे भी लुब्रिकेंट ही कहते हैं चिकनाई के लिए। न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को को आगे विकसित किया। उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। इन नियमों को न्यूटन के गति के नियमों के नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन की गति के नियमों के नाम से भी जाना जाता है। गति का प्रथम नियम, गति का कौन सा नियम भाई? प्रथम नियम। नियम इस प्रकार है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में गतिमान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो। अगर हम किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो अपनी अवस्था में बनी रहेगी। अगर हम बाह्य बल लगाएंगे तो अपनी जो स्थिति है उसमें बदलेगी। जैसे कोई वस्तु चल रही है, ठीक है, तो ब्रेक लगाएंगे तभी रुकेगी वो, क्योंकि विपरीत बल लगाना पड़ेगा ना। विपरीत लगाने अगर कोई वस्तु अपनी अवस्था में खड़ी है, एक जगह स्टेबल है, उसके धक्का मारेंगे तब वो गति लेती रहेगी, ठीक है, ले लेगी। तो यही इसका क्या था? पहला नियम। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और हम उसमें ब्रेक लगाएंगे, तो आपको पता है क्या होगा? जो ब्रेक है वो गर्म आ जाएंगे, ठीक है ना। उनकी जो डिस्क है वो रोकने के लिए बोलेगी ना, रोक मत, लेकिन क्या ब्रेक ज्यादा लगाएंगे तब जाके वो गाड़ी रुकेगी, ठीक है, क्योंकि वो उसका विरोध करती है। क्या करती है? उसका विरोध करती है। नहीं भाई, मेरी जितनी स्पीड है मुझे चलने दो, मुझे मजा आ रहा है, तुम्हें नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? है? तो मतलब अगर आप किसी चलती हुई वस्तु को रोकेंगे तो वो अपना विरोध करेगी। अब जैसे मान लीजिए ये आगे से आ रही ट्रेन और मैं उसको रोकने के लिए खड़ा हो गया मेरे को ले जाएगी उड़ा के। क्यों? क्योंकि मेरे में इतनी पावर नहीं है जिससे कि मैं रोक सकूं। अब मान लीजिए आगे से आ रही फुटबॉल, किसी ने यूं मारी और मैंने आराम से टांग से उसको रोक दी, मतलब मेरी टांग में उतनी क्षमता थी कि मैं उसको आ रही थी उसको रोक पाया। परंतु वो तो उसकी जो गति आ रही थी उसमें विरोध करे, मतलब उसकी गति में मैंने विरोध किया टांग लगा के, ना टांग अड़ा के। अगर वो स्पीड से थी तो मेरी टांग भी तोड़ सकती थी, ठीक है ना। मतलब वो तो विरोध कर रही ना, रोक मत, नहीं टांग टूटेगी, ठीक है ना। क्या है? रोक मत, नहीं तो क्या करेगी भाई? टांग टूटेगी। तो डिपेंड करता है कि फोर्स आने वाला आगे से कितना फोर्स है और उसके विपरीत फोर्स हम कितना लगा रहे हैं, ठीक है। अगर जैसे बहुत गाड़ी जैसे 100 किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चल रही है, हम ब्रेक धीरे लगा रहे हैं, क्या तुरंत रुक पाएगी? नहीं। आगे है, किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसका नियम भी कहते हैं भाई? जड़त्व का पहला नियम भी जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? जड़त्व का। किसका कहते हैं भाई? जड़त्व का कहते हैं। पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। दिमाग में घुसा लीजिए, पहले नियम को क्या कहेंगे? जड़त्व का नियम कहेंगे। आगे लो भाई। किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभवों की व्याख्या जड़त्व के नियम द्वारा ही की जा सकती है, ठीक है। अब मोटर गाड़ी चल रही है, गतिविधियां तो होगी उसमें, स्वाभाविक है। क्या होगी भाई? अगर मोटरसाइकिल चल रही है और मैं अचानक से ब्रेक लगा दूंगा तो आगे की तरफ झुकेंगे या पीछे की तरफ? नहीं, अचानक से ब्रेक लगाऊंगा तो आगे की तरफ, और अचानक से रेस लगाऊंगा तो पीछे उछल भी सकती है ना, औंधी भी हो सकती है, पीछे लोग बैठे गिर भी सकते हैं नीचे, है ना। गिर ही जाते हैं ना जो लोग स्टाइल मारते हैं ज्यादा, अचानक से ड्र पीछे वाला नीचे।
ठीक है, पता ही नहीं। एक पति पत्नी बैठ के जा रहे, एक भाई साहब ने लगा दी रेस, उसने पीछे पता ही नहीं लेडीज कब पड़ गई, भाई साहब चला गया, ध्यान ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है। तो क्या है, जब हम अचानक से रेस लगाते हैं या ब्रेक लगाते हैं तो अनुभव होता है हमें भी कि वो उसका क्या कर रही है, विरोध कर रही है। तो सीट के सापेक्ष हम तब तक विरामावस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक न लगाए जाए। ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। अगर अपना शरीर जैसे जैसे गाड़ी चल रही है तो अपना भी हम ऐसा कैसे रेस्ट में रहेंगे कि चलो चल रही है चलने दो, और अचानक से ब्रेक लगाएंगे तो आगे की तरफ हो जाएंगे यूं। हैं, क्या कर रहा है रे, अरे भाई ढंग से चला रे, मारेगा क्या तू। अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे लगे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट मानी सीट बेल्ट का उपयोग किया जाता है। ये सुरक्षा बेल्ट अ, हमारे अ, हमारे आगे बढ़ने हमारे आगे बढ़ने की गति को धीमा करती है। इसके विपरीत अनुभव हमें तब होता है जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं। मोटर बस में क्या कर रहे होते हैं भाई, खड़े होते हैं। खड़े होते हैं तब भी ब्रेक लगाता है, तब आगे झुकते हैं, किसी पे पड़ जाते हैं, फिर जूते भी खाने पड़ जाते हैं कभी कभार है। बस में खड़े होने पर वह मोटर बस अचानक चल पड़ती है, तो इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मोटर बस के अचानक गति में आ जाने से हमारा पैर जो मोटर बस के फर्श के संपर्क में रहता है गति में आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण इस गति का विरोध करता है। जब कोई अ, जब अ, जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हाँ हम एक और झुकने लगते हैं। इसे भी जड़त्व के नियम से समझा जा सकता है। हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है। जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक संतुलित बल बल इंजन द्वारा एक संतुलित बल लगाया जाता है, तब अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक और झुक जाते हैं। एक वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगता है। इसे निम्न गतिविधि द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। निम्न गतिविधि द्वारा क्या किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप हैं, क्रियाकलाप को भी थोड़ा सा समझेंगे। क्या बोल रहा है कि दर्शाए अनुसार एक ही तरह की कैरम की गोटियों को एक के ऊपर एक रख कर ढेरी बनाए। ठीक है, कैरम आप लोगों ने खेला होगा, कैरम बोर्ड, क्या खेला होगा, कैरम बोर्ड। ठीक है ना, कैरम बोर्ड आपने खेला होगा, ये इस प्रकार से ये आप लोगों ने देखा होगा। कैरम बोर्ड सारी गिट्टियों को एक साथ रखेंगे और नीचे वाली गिट्टी पे मारेंगे। ठीक है ना, नीचे वाली गिट्टी पे क्या करेंगे, मारेंगे तो एक गिट्टी निकल के चली जाएगी और वो दूसरी वाली भी शायद उसमें घुस जाए या फिर आगे निकल जाए। एक अन्य गोटी स्ट्राइकर या स्ट्राइकर को अपनी उंगलियों से तीव्रता से क्षैतिज झटका देकर ढेरी की सबसे नीचे वाली गोटी पर टकराएं। यदि आप गोटी को पर्याप्त तीव्रता से टकराते हैं तो आप देखेंगे कि केवल नीचे वाली गोटी ही शीघ्रता से ढेरी से बाहर आ जाती है। नीचे वाली गोटी के बाहर आ जाने के बाद शेष गोटियां अपने जड़त्व के कारण लंबवत दिशा में नीचे की ओर गिर जाती है। नीचे की ओर क्या हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है, लंबवत दिशा में माने यूं की यूं नीचे की ओर गिर जाती है, इधर उधर नहीं गिरती, एक निकल के चली जाती है यूं। ठीक है,
किसी तीव्र गति की कैरम की गोटी या स्ट्राइकर से टकराकर ढेरी के सबसे निचली वाली गोटी की ढेरी से बाहर हो जाना। मान नीचे की क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। मैं यूं मारूंगा, यूं इसके यूं मारूंगा और ये निकल के इसके टक्कर मारेगी नीचे वाली लाल के, यहाँ निकल के ये चली जाएगी। इसके नीचे शायद ये आ जाए, और नहीं आए तो वो ऊपर वाली नीचे आ जाए। ठीक है, आगे है कांच के एक खाली गिलास के ऊपर खाली गिलास के ऊपर एक कड़े ताश का, कड़ा माने कठोर ताश का ताश का पत्ता रखें। अब दर्शाए अनुसार पत्ते के ऊपर 5 रुपए का एक सिक्का रखें। पत्ते को उंगलियों से तीव्र क्षैतिज झटका दे। आप पाएंगे कि पत्ता आगे खिसक जाता है तथा खिसक जाता है तथा सिक्का अपने जड़त्व के कारण नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पत्ते के हटने के बाद भी सिक्का अपनी विराम अवस्था को बनाए रखना चाहता है। यानी वो तो सिक्का अपनी विराम अवस्था को बनाए रखना चाहता है, बिकॉज वो तो अपनी नॉर्मल स्थिति में था, जबकि हमने फोर्स किसके लगाया था, क्या बोलते हैं ना, उस पत्ते के लगाया था ना। इसका एक्सपेरिमेंट हम दोहराएंगे, ठीक है, इसका रिकॉर्ड करके आपको विजुअल दिखाएंगे। ठीक है, और ये कैरम बोर्ड तो अपने पास है नहीं, तो कैरम बोर्ड का दिखा भी नहीं सकते। हाँ, किसी के पास होगा तो इसका एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि जड़त्व का जो नियम है वो यहाँ पे हम कैसे पता करते हैं। तो एक तो ये क्रियाकलाप और एक ये वाला क्रियाकलाप हम आपको लाइव प्रूफ के साथ देंगे। ठीक है, जड़त्व का पहले नियम के आधार पे। अब चलते हैं कि हम देखते हैं कि गिलास लुढ़क जाता है और पानी छलक जाता है। क्या हो गया, इधर से पानी लुढ़क गया गिलास, कुछ था क्या? और आगे है कि पानी से भरा गिलास किसी ट्रे पर रखिए और ट्रे को हाथ से पकड़कर जितनी तेजी से हो सके घूम जाइए। हम देखते हैं कि गिलास लुढ़क जाता है और पानी छलक जाता है। क्यों? क्या आप अब समझे कि प्लेट में कप को रखने के लिए खांच क्यों बनी होती है? अचानक झटका लगने की दशा में प्लेट का खांचा कप को गिरने से रोकता है। अब आ गया जड़त्व। माने जड़त्व तो बस जड़त्व का मतलब जो बल का पहला नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, गति के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम पहला क्या कहता है? जो कि इतना जो भी हमने पढ़ा उससे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि गति का हमने पहला नियम पढ़ा, और वो है कि अगर कोई वस्तु जैसी स्थिति में है उसी स्थिति में जब तक बनी रहेगी तब तक हम उस पर बाह्य बल न लगाएं। ठीक है, यही क्या होता है, जड़त्व का पहला नियम होता है। अगर उस पर हम बाह्य बल लगाएंगे तो वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील बनी रहेगी, कोई चीज स्टेबल है तो स्टेबल बनी रहेगी, जब तक कि हम उस पर बाह्य फोर्स नहीं लगाए। ठीक है, अब आगे आ गया भाई जड़त्व तथा द्रव्यमान। अब जड़त्व और द्रव्यमान क्या? द्रव्यमान का मतलब होता है जड़त्व का नियम पढ़ ही लिया हमने, जो पहला नियम हो जड़त्व। अब आ गया द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान आप लोगों ने देखा होगा कि जो वेट होता है, 1 किलो का वेट है, तो वो उसका टोटल क्या है? भार है। क्या है? भार। देखते हैं इसको, थोड़ा समझते हैं। ओके, मानी अभी तक अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो उसे दूर करेंगे। मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन है, इसीलिए मैं रुक गया। क्यों? क्योंकि उसे मैं भार या द्रव्यमान देखेंगे, इसमें भार कितना होता है, द्रव्यमान क्या है, भार क्या है, द्रव्यमान क्या है, इसको पढ़ेंगे तब जाके। अभी तक दिए सभी उदाहरणों और गतिविधियों से ज्ञात तो होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वह विराम अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? हम जानते हैं कि वस्तुओं से भरे बक्से को धक्का
देने की अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना आसान होता है। उसी प्रकार हम एक फुटबॉल को फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वह दूर चली जाती है। जबकि अगर हम उतने ही बल से किसी उतने ही बड़े पत्थर पर किक लगाएं तो हो सकता है कि वह कि वह खिसकने भी नहीं। हो सकता है कि ऐसा करते समय हमें ही चोट लग जाए। क्रियाकलाप में हम 5 रुपए के सिक्के के स्थान पर यदि कम कम द्रव्यमान के सिक्के का प्रयोग करते हैं तो हम पाते हैं कि उसी क्रिया को करने में हमें कम बल की आवश्यकता होती है। एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतना बल किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसकी गति में न के बराबर परिवर्तन होगा, क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी से अधिक है। इससे स्पष्ट है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूप में परिभाषित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? देखो, किसी वस्तु का जड़त्व उसका प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। इस प्रकार का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप है। इस प्रकार के द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप। आप समझो, ये पूरा जो हमने जड़त्व, ये सारी जो घटना पड़ी है इसके बारे में समझिए। इसमें एक क्रियाकलाप दिया है कि भाई मेरे पास एक ठेला गाड़ी है। ठेला मान लीजिए जो कि सब्जी बेचने वाला होता है। नॉर्मल तरीके से मैं उसको फुल भर लूंगा, ठीक है। फुल का मतलब है कि अगर मैं उस पर 2 कुंटल वेट रख लूँ, कितना वेट रख लूँ? 2 कुंटल, और लगभग 1 कुंटल वेट ठेले में भी होगा, तो उस 3 कुंटल वेट को मैं किसी समतल रोड पर आसानी से धक्का दे के ले जा सकता हूँ। इतनी मेरे में क्षमता है, ताकत है, ठीक है। परंतु यदि ट्रैक भी समतल ही होता है और उस पर एक रेलगाड़ी का इंजन है, क्या है? इंजन, और मैं उसके जाके धक्का मारूं, क्या संभव है? पता नहीं उसमें कितने टन वजन है, कितने टन, कुंटल नहीं, टन, ठीक है। क्योंकि एक क्विंटल एक क्विंटल के अंदर 100 केजी होता है, 100 केजी होता है, और 1 टन के अंदर 1000 केजी होता है, मानी 10 बोरी होता है, समझो। तो पता नहीं उसमें कितना टन वेट है, तभी जाके वो मतलब कई गुना टन की उस गाड़ी को खींच पाता है। क्या कर पाता है? कई गुना टन की उस गाड़ी को क्या कर पाता है? वो खींच पाता है। कौन? रेल का इंजन, ठीक है ना। तो मेरी तो बिल्कुल भी बस की बात नहीं है कि उसके धक्का मार दूर वो गुड़क जाए, है ना। मतलब अपना जो है चेंज कर ले, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भाई साहब, अगर कोई वस्तु है तो उसमें जो ताकत रहेगी ना, उसके द्रव्यमान भी रहेगा उसमें, जड़त्व का, समझे ना। तो अगर दीवार खड़ी है तो मैं इसके धक्का मारूंगा तो इस पर कितना फोर्स ऊपर से पड़ रहा है, कितना इसमें ताकत है, और उससे कम मेरे में है, तो मैं इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं ला पाऊंगा। और यदि एक ठेला है, उस पर कम वेट है, तो मैं उसकी स्थिति में परिवर्तन ला सकता हूँ, इतनी क्षमता है। परंतु एक दीवार को खिसकाने की क्षमता नहीं है, ठीक है ना। तो बोले कि वो क्या करता है भाई साहब? विरोध करता है। जड़त्व क्या करता है? द्रव्यमान जड़त्व का क्या बोलते हैं? देखो क्या बोल रहा है इसमें। वो बोल रहा है कि किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है।
किसका विरोध करता है भाई साहब? परिवर्तन का विरोध करता है, परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। उसके जड़त्व की क्या है? माप। उसके जड़त्व की क्या है? माप। चलो तो आगे पढ़ते हैं। और अब आगे ये कुछ एक सवाल है, उसके आप आंसर देते रहिए, ठीक है। और आगे आ गया अपना गति का द्वितीय नियम। पहला नियम तो जड़त्व का नियम था, गति का पहला नियम क्या था? जड़त्व का नियम। अब दूसरा आ गया अपना गति का द्वितीय नियम, ठीक है। गति मानी मोशन का द्वितीय नियम क्या है? एक मिनट। चलिए तो करते हैं क्लास को स्टार्ट वापस से। आगे हम पढ़ते हैं कि भाई साहब गति का द्वितीय नियम आ गया। गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम यह बताता है कि जब कोई असंतुलित बल, असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है, त्वरण प्राप्त करती है। अतः अब हम देखेंगे कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर करता है, कैसे निर्भर होता है, तथा उस बल को हम कैसे मापते हैं। आइए कुछ दैनिक अनुभवों का अध्ययन करें और टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो हम घायल नहीं होता, जबकि होता गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद वह क्या हो जाता है? घायल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि टेबल टेनिस में की जो बॉल है उसमें वेट बहुत कम होता है, ठीक है। अब वेट बहुत कम होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि द्रव्यमान कम है। क्या कम है? उसका वेट बहुत कम है। वेट नापते हैं माने उसे घायल कर सकती है। सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना होती है, परंतु 5 मीटर प्रति सेकंड जैसी कम गति से चलते हुए ट्रक से टक्कर रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह भी किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। चलिए तो भाई समझ में आई कोई चीजें कि मेरे पास मान लीजिए पेन है। अगर मैं नॉर्मल किसी के यूं सर में मारता हूं, क्या वो मर जाएगा? नहीं मरेगा, क्योंकि इसमें द्रव्यमान तो है भाई साहब, इसमें द्रव्यमान तो है, परंतु इसमें वेग नहीं था। लेकिन इसी को ही मैंने बंदूक में रख कर किसी के खोपड़ी में तान दिया ना, छेद निकाल देगा। क्या कर देगा? छेद निकाल देगा। गोली में इसमें कितना वेट है? अगर इसका वेट लगाऊं तो 20 ग्राम तो होगा, 10 ग्राम होगा, 20 ग्राम मान लीजिए। और बंदूक की गोली का 5-7 ग्राम का वेट होता है, 10 ग्राम का मान लीजिए। वो 10 ग्राम का बंदूक क्या देती है? उसे गति देती है। क्या देती है? गति। तीव्र गति से आके यूं इधर से घुसता है, इधर से निकल जाता है? इतनी फास्ट से आती है। अगर वो स्नाइपर राइफल से उड़ाए तो इधर से घुसेगा, इधर से निकल जाएगा। इतनी गति से निकलेगा, शक देनी, पता भी नहीं चलेगा वो कब मर गया, पता भी नहीं चलेगा वो कब मर गया, ठीक है। क्योंकि माइंड में लगने से पूरा खत्म है मामला, ठीक है ना। या फिर हार्ट में लगने से तो खत्म है मामला। तो इसीलिए कहाँ लोग गोली काटते हैं? हार्ट पे काटते हैं सीधे। और इसका ऑपरेशन भी संभव नहीं है लगने के बाद।
ठीक है, पेट में काट दिया तो 10 गोली लगने के बाद भी क्या हो जाता है। एक अपने 71 के युद्ध में शायद एक थे फौजी, वो बच गए थे, ठीक है ना सर, क्या नाम उनका, ठीक है, बच गए थे क्योंकि उसकी आत्मा को जो जहाँ जहाँ ज़्यादा डैमेज था उसको हटा दिया था और ऑपरेशन कर दिया था उसको, तो बच गया। लेकिन यदि हर्ट पे पड़ जाते ना उनकी एक भी गोली, खत्म, बचने का काम ही नहीं था। तो अगर किसी कम वेट की वस्तु को तीव्र वेग दे दिया जाए तो वो किसी भी आदमी को हानि पहुंचा सकती, किसी भी वस्तु को उड़ा सकती, ठीक है। तो बोलता है कि भाई साहब कि अकेला तो पार नहीं पड़ेगी, वजन की अकेले तो पार नहीं पड़ेगी, लेकिन उसको वेग दिया जाए ना तब जाके पार पड़ती है ना। तो इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती। अगर भाई साहब मेरे को उस वस्तु को तीव्र गति से उड़ाना है, भगाना है, तो वेग की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, पावर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी ना, बल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसका जो स्प्रिंग होगा, या फिर समझ लीजिए क्योंकि जब गोली जाती है तीव्र गति से तो उसके पीछे जो बारूद होता है उसमें ब्लास्ट होता है, कोई स्प्रिंग उसको गति नहीं देती है क्या, बंदूक में जो स्प्रिंग होती है वो गति थोड़ी ना देती है ना। स्प्रिंग से अगर गति मिलेगी तो कितनी दूर जा पाएगा, क्या आदमी से निकल पाएगा, नहीं भाई, इतनी गति नहीं दे सकती स्प्रिंग। तो उस गोली को गति देने के लिए उसमें क्या ब्लास्ट किया जाता है, उसके अंदर भाई साहब जो बारूद होता है ना वो ब्लास्ट होता है, तब जाकर उस आगे वाली गोली, पीछे वाले का तो ब्लास्ट हो जाएगा क्योंकि जो गोली होती है ना थोड़ी बड़ी होती है, तो पीछे उसकी क्या लगा रहता है, बारूद। तो बारूद में छोटा सा छेद जो बंदूक हम छोड़ते हैं तो उसमें एक पतली सी एक सुई जैसी होती है, वो घुस जाती है और घुस के क्या करती है, उसमें चिंगारी उत्पन्न कर देती है और उसमें ब्लास्ट करती है। जब उसमें वो ब्लास्ट करती है ना तो उसमें इतना प्रेशर बन जाता है कि वो गोली भगती है आगे, तो आगे होती है सीधी नाल, सीधी होती है वो ऐसा पाइप, उसमें फिर गति करती है, फिर सीधी जाती है शक, ठीक है ना। ये नहीं कि वो स्प्रिंग से गति करती है ना, स्प्रिंग से नहीं, कि उसका जो गोली का वो है वो ब्लास्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे आगे चलते हैं। आगे है कि किसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरण किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है, अधिक बल की आवश्यकता आ, होती है, ठीक है, होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि है, होती है संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल से परिभाषित किया है, ठीक है ना। इससे क्या किया है, परिभाषित किया है। p बराबर, p बोले तो पावर mv, ठीक है ना, जो पावर दे रहे हैं p बराबर क्या होगा, mv, वेग, ठीक है। p बराबर क्या होगा, p क्या है इसका, p है संवेग, p क्या है संवेग, m है द्रव्यमान, ठीक है, और v है वेग। तो संवेग अगर है, संवेग p जो है, संवेग p है m इंटू वी का गुणनफल है, क्या है, m इंटू वी का गुणनफल है, ठीक है। चलें आगे, आगे चलते हैं। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसकी दिशा वही होती है जो वेग की होती है। संवेग का ऐसा मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। देखो संवेग m जो है, ये जो इसका क्या बोले मात्रक जो निकाला जाता है, इसे निकाल सकते हैं कि अपने पास p है, p मानी संवेग है, और ये हो जाएगा m इंटू में v क्या है, v है आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में नापते हैं हम, kg में, और वेग को किस में नापते हैं, मीटर पर सेकंड में नापते हैं, तो मीटर पर सेकंड। तो ये बन जाएगा इसका मात्रक, यूनिट, क्या बनेगा, मात्रक और यूनिट। और इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, हम विमा भी इसी से निकाल सकते हैं। विमा क्या होती है, देखो विमा समझो आप, विमा जो होती है, विमा भी पूछ ली जाती है कि भाई संवेग की विमा क्या है, तो उसका फॉर्मूला आना चाहिए आपको। अगर संवेग की हम विमा निकालना चाहें तो उसका फॉर्मूला,
तो फॉर्मूला क्या होगा भाई साहब, इसको नापेंगे किस में, द्रव्यमान को किलो में मापेंगे, और इसमें क्या आना चाहिए, यह आपका मीटर पर सेकंड, समझो। ठीक है, अब मैं और क्या लिख सकता हूँ इसको, और लिख सकता हूँ किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम है, और ये आ गया मीटर पर सेकंड को मैं यूं लिख सकता हूँ। ठीक है ना। अब भाई साहब जो एम के एस पद्धति या फिर जो स्टैंडर्ड सिस्टम है ना अपना, स्टैंडर्ड सिस्टम है, एसआई पद्धति है, इसके अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है, इसके अंदर जब बीमा बनेगी तो इसमें एम के एस, क्या, एम के एस, एम मानी होता है आपका मीटर, क्या, मीटर। ठीक है, तो मीटर, दूरी को तो मीटर में मापते हैं हम, इसमें मापते हैं, मीटर में मापते हैं, तो मीटर लगाएंगे पहले, एम, इसकी पावर कितनी है, जीरो लगा लेते हैं, क्योंकि एक पावर है, इसकी पावर, ना 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 जीरो नहीं, एक रखेंगे, m1, फिर उसके बाद में ये जो k है, k माने kg, तो फिर लगाएंगे k1, k की जगह भाई साहब यहाँ पे मीटर को m में, और मीटर मान दूरी को तो m में, और ये kg माने इसमें इसकी भी पावर एक, और सेकंड को s में, तो ये -1 रहेगा, तो m1k1 और m1k1 और s की पावर -1, ये अपना बन जाएगा, ये पावर में, ये हो जाएगी इसकी विमा, क्या हो जाएगी, विमा। तो इस प्रकार से हम इनकी विमा भी निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, निकाल सकते हैं। आगे आ गया कि एक ऐसी अवस्था के बारे में विचार करें जिसमें खराब बैटरी वाली एक कार को सीधी सड़क पर 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड की गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है, जो कि उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए, उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त है। यदि एक या दो व्यक्ति इसे अचानक धक्का देते हैं तो भी यह स्टार्ट नहीं होती, लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने से कार उस गति पर आ जाती है। इसे स्पष्ट है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से नहीं होता है, बल्कि उस समय से है जितने जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन, वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने, वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने वाला बल उस समय दर पर निर्भर करता है, उसकी समय दर पर क्या करता है, निर्भर करता है, जिससे कि संवेग में परिवर्तन होता है, जिससे क्या होता है भाई, संवेग में परिवर्तन होता है। आगे लेते रहें, पढ़ते रहें भाई। अब आगे आ गया है गति का द्वितीय नियम, यह बताता है कि, क्या बताता है, बताता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है, बल की क्या होता है, समानुपाती होता है। यही इसका क्या है, द्वितीय नियम है, क्या है, द्वितीय नियम। ठीक है, संवेग बराबर आप कह सकते हैं, संवेग होता है आपका P बराबर में mv होता है, क्या होता है, mv, v है आपका वेग। ठीक है, अब आगे चलते हैं, गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना, गति का जो द्वितीय नियम है उसकी गणितीय गणना क्या है, मैथमेटिक्स गणना क्या, बोला कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग, स्टार्टिंग वेग u है, ठीक है, अंतिम वेग v होता है, से सीधी रेखा में चल रही है, t समय तक एक निश्चित बल F लगने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है, मानी अंतिम वेग v हो जाता है, तब इसका प्रारंभिक वेग एवं अंतिम वेग क्रमशः p1 mu और p2 mv, मानी संवेग, संवेग, प्रारंभिक संवेग, ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्या हो जाएगा, p1 ये हो जाएगा और ये अंतिम हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन, ठीक है, तो ये आ गया भाई इसकी गणितीय गणना।
ठीक है, ये हो गया इसकी मैन गणितीय गणना। अगर फोर्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, संवेग मान द्वितीय नियम जो कहता है वो बोलता है कि भाई P बराबर में क्या हो जाएगा आपका, P बराबर में जो होगा आपका के क्या है आपका, ताऊ कांस्टेंट, के एम ए, के कांस्टेंट होगा, है ना। अब देखो क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे संवेग में परिवर्तन की दर एम प्रोपोर्शनल टू एम इंटू में वी, मानी अंतिम वेग इंटू प्रारंभिक वेग घटा देंगे इसमें से और बटे में टी लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे, टी लगा देंगे। यहाँ पे जो वेग है एफ बराबर, सॉरी फोर्स बराबर है एम इंटू में, ये हो जाएगा वी माइनस यू बटे में टी। यहाँ पे के आएगा, ये जो प्रोपोर्शनल जैसे ही हटता है तो के इज ए कांस्टेंट। के क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या क्या होता है भाई, के एक होता है कांस्टेंट। ठीक है, के कांस्टेंट होता है, तो के कांस्टेंट जो है वो लगा दिया जाता है। अब ये फाइनल क्या बन जाएगा, एफ बराबर के एम ए। ठीक है, अब यहाँ के का मान यदि कांस्टेंट एक है तो एफ बराबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम ए आ जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, फोर्स बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। ठीक है, फोर्स बराबर एफ, फोर्स बराबर एम ए, एम माने होता है द्रव्यमान मास, और ये हो गया ए माने होता है एक्सेलरेशन त्वरण, क्या होता है, त्वरण होता है। तो आगे जाके इसकी डेफिनेशन हमें इस प्रकार से मिल पाएगी। चलिए भाई, बैटरी क्या हो गई थी अपनी, 30 हो गई थी, तो इसको मैंने किया है चेंज और बदल लिया है। ठीक है ना, इसको क्या कर दिया है अभी के लिए, बैटरियों को मैंने चेंज किया है और बदल दिया है। चलिए तो आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं भाई।
आगे ये तो हो ही गया, आगे आगे इसको और बनाते हैं। आगे क्या हो गया भाई अपने पास, देखिए ये यहाँ पे आपका जो है ये होता है त्वरण। क्या होता है? त्वरण होता है। तो त्वरण एक्सेलरेशन होता है, माने वेग में आए हुए परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। वेग में आए हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं भाई? त्वरण कहते हैं। ठीक है ना? तो त्वरण है ये अपने पास, क्या है? त्वरण के एक अनुपातिक स्थिरांक है और द्रव्यमान और त्वरण के ऐसा ही मात्रक क्रमशः के जी और एम स्क्वायर है। हम बल का मात्रक इस प्रकार लेते हैं कि स्थिरांक के का मान 1 हो जाता है और इस इकाई बल को उस मात्रा के रूप में परिभाषित परिभाषित करते हैं। यहाँ पर के 1 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, अर्थात इकाई बल F बराबर के माने 1 क्या बन जाता है? टोटल मिला के 1 बन जाता है। तो इस प्रकार के का मान 1 हो जाता है और समीकरण अपना क्या बन जाता है? F बराबर ma। क्या बन जाता है भाई? F बराबर ma बन जाता है। ठीक है, अब आगे आ गया भाई कि भाई साहब जो आइजैक न्यूटन है, बल का जो मात्रक है, न्यूटन, जो आइजैक न्यूटन है उनके नाम पर ही रखा गया है न्यूटन। ठीक है, भी कहते हैं, जिसे एन मानी न्यूटन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गति के द्वितीय नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त होता है। बल होता है वस्तु में कितना द्रव्यमान है m और उसका त्वरण कितना है, इससे हमें क्या मिलता है? बल का फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, आगे चलिए। आगे अपने पास है कि गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम डेली में जो रोज है वो काफ़ी करते हैं। गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्राय देखते हैं कि आपने क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्रक को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते देखा है। इस प्रकार की क्षेत्र प्रक्षक, क्षेत्र का मतलब होता है फील्डर बोलते हैं जिसे हम, के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगता है। इस प्रकार गेंद में समवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाता है तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य हो जाता है, अर्थात गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगी। इसीलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना होता है। कैच लपकने में क्या होगा? अधिक बल लगाना होगा, जिससे हो सकता है कि खिलाड़ी की हथेली में चोट लग जाए। खिलाड़ी की हथेली में क्या लग जाए भाई? चोट लग जाए। ठीक है, अगर वो पीछे नहीं करेगा तो उसके चोट लग जाए। ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है। ऐसा खिलाड़ी के छलांग लगने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर कम होती है। सोचो कि कैसे कराटे का एक खिलाड़ी एक ही झटके में बर्फ की एक झिल्ली को तोड़ देता है। ठीक है, क्या कर देता है? बर्फ की एक झिल्ली को क्या कर देता है? वो तोड़ देता है। कौन? कराटे का खिलाड़ी। ठीक है, यहाँ पर है एक, ठीक है, मानी अगर ऊपर से आएगा तो यूं करके यूं लेता है वो, है ना, यूं कैच कर लेता है यूं करके। ठीक है, जिससे कि उसमें जो वेग है उसको धीरे धीरे वो क्या करता है? कम करता है। गति के द्वितीय नियम के गणितीय सूत्र
के उपयोग से गति के प्रथम नियम को गणितीय रूप से प्राप्त किया जा सकता है। समीकरण F बराबर एम ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। यहाँ अपने पास एक क्या है, एक सवाल आ गया है। यहाँ है कि 5 किलो रोमान वाली अ, वाल 5 किलोग्राम वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। इसका मतलब समझे आप, 3 मीटर प्रति सेकंड का मतलब समझे, ये आपका प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग यू होता है, अंतिम वेग कितना होता है, वी कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। तो F बराबर एम ए, F बराबर एम ए। ठीक है, तो F बराबर एम ए में कितने की है वस्तु, वस्तु है भाई साहब 5 kg, 5 kg की। यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। क्या आ रहा है, 4। 4 कैसे आया, माने अंतिम वेग v माइनस यू करते हैं। तो इसमें से 7 में से गया 3, तो कितना बचेगा, 4। तो 4 को गुणा 1 से करेंगे, ये आपका v मानी तुरंत निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, तुरंत निकल के आएगा। इसमें सेकंड और है, ठीक है ना। ये क्या होता है, F बराबर एम होता है, एम ये होगा v माइनस यू, और बटे में क्या होगा, टी भी होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका m तो 5 kg है, और ये निकल के आएगा 4/3 सेकंड के लिए लग रहा था ना, सॉरी 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। तो यहाँ से काट देंगे इसको 2 बार, तो ये हो जाएगा F बराबर 10 न्यूटन। कितना निकल के आ जाएगा, 10 न्यूटन निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए आगे अपने 10 न्यूटन आता है कि नहीं आता है ना। तो यहाँ पर अपने पास V आया है 5 kg, हाँ 10 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे जो था अपना फोर्स जो था 10 न्यूटन निकल के आ गया, है ना। फोर्स ही निकालना था हमें। तो आगे बोल रहा है ये इसका प्रारंभिक वेग बोला है, मतलब कुछ निकालना चाह रहा है आगे, तो हमें तो उसे मतलब नहीं है। हमें क्या बोला था वो हमने निकाल दिया है। क्या बोला था इसने, कि वस्तु का और अंतिम वेग पूछा है इसने भाई। टी मानी 2 सेकंड है, यू मानी है 3 मीटर पर सेकंड है, और वी मानी इतना और वी मानी 7 मीटर पर सेकंड क्या है 13 कैसे निकला, 13 मीटर पर सेकंड अंतिम टाइम पर वी। खैर उसी फॉर्मूले से निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, निकलेगा नहीं, क्योंकि अपने पास F बराबर क्या था, एम इनटू में क्या था, V माइनस यू, बटे में क्या था आपका टी था। हमें V चाहिए तो T को भेजेंगे, तो F T हो जाएगा बराबर में M इनटू में V माइनस यू। ठीक है, तो M को भेजेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, F T बटे में M आ जाएगा, और बराबर में V माइनस यू आ जाएगा। F T बटे M बराबर में ये इधर आएगा, है ना, U इधर आएगा, तो प्लस का U हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, V। अब अंतिम वेग निकल जाएगा, यहाँ से न्यूटन निकल के आ गया 10, कितना आ गया, 2 सेकंड आया है टी। ये कितना है, 5 है आपका। प्रारंभिक वेग कितना था, प्रारंभिक वेग था आपका 3 था क्या, 3 था। यहाँ से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 2 बार ही कट रहा है। वी है 13 मीटर पर सेकंड, यू प्लस, ठीक है, वो तो ही निकल के आ रहे हैं। एम द्रव्यमान दो ही था है 5 kg, 5 सेकंड है तक लगाया जाए, ये 5 सेकंड है। टी बराबर 5 कर देंगे ना, ये कटेगा 5 से 5, 10 बचेगा,
10 3 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई? 13 हो जाएगा। आगे लीजिए, आगे क्या है कि किस में अधिक बल की आवश्यकता होगी? 2 केजी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित करने में, 4 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर पर सेकंड की गति से त्वरित करने में किस में अधिक बल होगा? तो देखो, एक में तो आपके पास 2 केजी 2 केजी है, ठीक है, और जो त्वरण है, त्वरित मानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण है एक का। तो एक का है आपका है, कितना है? 4 केजी है, 4 केजी है, और त्वरण कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ दोनों का गुणा माने F बराबर क्या होता है? ma। तो यहाँ हो जाएगा 10 न्यूटन बल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ दोनों का गुणा माने 8 न्यूटन बल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ ज़्यादा जरूरत पड़ेगी भाई। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। चलो आगे, ये जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोग कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है ना। न्यूमेरिकल्स जो है आप आसानी से कर सकते हैं, मैं भी छोड़ता हूँ, हम केवल थ्योरी पे ध्यान देते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल आप आसानी से कर लीजिए। अब आ जाता है भाई अपने पास, इसको छोड़ते हैं, यहाँ से लेते हैं गति का तृतीय नियम। पहला नियम था जड़त्व का नियम था, और पहले नियम से ये निकल के आया है F बराबर ma। और दूसरा नियम आपका आ गया है F बराबर क्या था? F बराबर क्या था? m इंटू में v माइनस यू बटे में t। ठीक है, इसी से क्या बना है? F बराबर ma। और पहले नियम को ही क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब दूसरा आ गया अपना गति का तृतीय नियम। कौन सा नियम आ चुका है भाई? गति का तृतीय नियम अपना आ चुका है, राइट। पहले दोनों गति के नियमों में से हमें ज्ञात होता है कि कोई प्रयुक्त बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है, तथा उसमें से हमें बल को मापने की विधि भी प्राप्त होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर ताक्षणिक बल लगाया जाता है। कहने का बल है क्रिया प्रतिक्रिया बल। ठीक है, गति का जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का बल है। ठीक है, अगर किसी वस्तु पर हम ताक्षणिक बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी दूसरी वस्तु पर क्या लगाती है? बल लगाती है। जैसे मैं किसी के ठोकर मारूंगा तो ये थोड़ी कि मेरे पाँव में किसी भी प्रकार का कोई अड़ेगा ही नहीं, टच ही नहीं होगा, नहीं, ऐसा मेरे को भी दर्द होगा थोड़ा बहुत। जब मैं उसके लगाऊंगा तो थोड़ा जोर मेरी टांग पे भी लगेगा। और बहुत भारी चीज़ है, पत्थर की ठोकर मारूंगा तो मेरा पाँव टूटेगा ना, मतलब वो भारी है तो मेरे पे प्रतिक्रिया करेगा ना, मेरे भी प्रतिक्रिया करेगा। अगर मैं बॉल पे लगाऊंगा, बॉल भी भारी है तो मेरे पाँव को भी मोच आएगी ना, चोट तो आएगी। तो बोलता है कि वस्तु अगर जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी उस दूसरी वस्तु पर बल लगाती है। जैसे मैं उस पर लगाऊंगा तो वो भी मेरे पे लगाएगी, जितनी उसमें स्थितिक बल है उसके अंदर, जितनी उसमें है। मेरे में ज़्यादा है तो मैं उसको धकेल दूंगा, और यदि उसके अंदर ज़्यादा बल है, ज़्यादा उसका वेट है, तो मेरे पे लगा देगी वो, मतलब मैं ही दूर हट जाऊंगा, जितना ताकत लगाऊंगा मैं ही दूर हटूंगा, वो नहीं खिसक पाएगा। तो ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बल सदैव युगल रूप में होते हैं। माने अगर मैं यहाँ पर किसी वस्तु पर इधर बल लगा रहा हूँ n न्यूटन का, ठीक है, n न्यूटन का, और ये भी n न्यूटन का अगर बल लगा रहा है तो इसकी वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वस्तु की दो स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन यदि यहाँ पर 1 न्यूटन मैंने लगा दिया 2 न्यूटन, तो वस्तु इधर खिसक जाएगी। ठीक है, तो ये जो बल काम करते हैं एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, इसीलिए इन्हें क्रिया प्रतिक्रिया का बल भी कहेंगे, आगे आएगा। ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते हैं बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। फुटबॉल के खेल में प्राय हम गेंद को तेज गति से किक मारने के क्रम में विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर बल लगाते हैं, एक दूसरे पर बल लगाते हैं, अतएव दोनों ही खिलाड़ी चोटिल होते हैं।
है ना। ये थोड़ी कि भाई एक के लगी है, एक के लगी नहीं है तो लगेगी तो दूसरे के भी, ये किसी के ज्यादा तो किसी के कम। बल लगाते हैं अतः दोनों खिलाड़ी चोटिल होते हैं। दूसरे दोनों खिलाड़ी क्या होते हैं, चोटिल होते हैं। दूसरे शब्दों में किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता। एकल बल का अस्तित्व नहीं होता है, बल दोनों ही लगते हैं। बल क्या लगते हैं भाई, दोनों ही लगते हैं। बल्कि ये सदैव युगल रूप में, युगल जोड़े में काम करते हैं, होते हैं। इन इन दोनों विरोधी बलों को क्रिया प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया बल कहा जाता है, इसीलिए इस बल तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, बल कहा जाता है। माना कि दो स्प्रिंग तुलाएं एक दूसरे से जुड़ी है, जैसा कि चित्र 8.10 में दर्शाया गया है। तुला बी का स्तर सिरा दीवार से जुड़ा है। जब तुला मुक्त सिरे ए के मुक्त सिरे पर बल लगाया जाता है, तब हम मापते हैं कि दोनों तुलाएं एक ही मान दर्शाती है। अर्थात तुला ए द्वारा तुला बी पर प्रयुक्त बल तुला बी के द्वारा तुला ए पर लगाए गए बल के परिमाण में समान है, परंतु इन दोनों बलों की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। इन दोनों बलों में से कोई एक बल क्रिया या दूसरा बल प्रतिक्रिया कहलाता है। अतः गति के तृतीय नियम को इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यद्यपि यह अवश्य याद रखना चाहिए कि क्रिया प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करता है, एक साथ कार्य करता है, वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं। आगे लेते हैं। माना कि माना कि आप विश्राम की अवस्था में हैं और सड़क पर चलना प्रारंभ करते हैं। द्वितीय नियम के अनुसार इसके लिए एक बल की आवश्यकता होती है जो आपके शरीर में त्वरण उत्पन्न करता है। यह कौन सा बल है? क्या यह पेशीय बल है जो आप सड़क पर लगाते हैं? क्या यह बल हम उसी दिशा में लगाते हैं जिस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं? नहीं, हम नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं। सड़क भी आपके पैर पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है जिसके प्रभाव से आप आगे बढ़ते हैं। माने जब हम आगे चलने के लिए सड़क पर बल लगाते हैं तो सड़क भी अपने ऊपर विपरीत दिशा में बल लगाती है, तभी जाकर हम क्या चल पाते हैं। अगर सड़क स्मूथ है तो हम चल नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए हम बर्फ़ पर चल रहे हैं तो बर्फ़ अपने विपरीत दिशा में बल लगाएगी नहीं, बल नहीं लगाएगी तो हम गिर जाएंगे। तो सड़क और अपने बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट माने बॉन्ड होना चाहिए। जैसे जो वो कील वाले जूते होने चाहिए, अच्छे से उसमें दबना चाहिए, ठीक है ना, माने फ्रिक्शन होना चाहिए, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी तो अपने आप अपने पर बल लगाती है। यह जानना आवश्यक है कि यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं, फिर भी ये बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करता है। बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गो, गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। इससे बंदूक पीछे की ओर प्रक्षेपित होती है। क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसीलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफी कम होता है। एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में भी गति के तीसरे नियम को प्रदर्शित किया जा सकता है। नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव के पीछे की ओर धकेलता है। ठीक है, तो बंदूक का अगर क्रिया प्रतिक्रिया की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे भाई साहब, बंदूक का उदाहरण ले सकते हैं। बंदूक की जब हम गोली छोड़ेंगे, बंदूक की गोली आगे की तरफ जाएगी तो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, तो अपना जो कंधे पर है ना, यहाँ पे फोर्स आएगा, पीछे यूं यूं फोर्स आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब बंदूक चलाते हैं तो ढीले हाथ से नहीं, हाथ भी टूट सकता है। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से चलाते हैं। वो कितना मतलब कितनी दूर फेंकने वाली राइफल है,
ठीक है, उस आधार पे चलाते हैं। अगर हम किसी नाव में सवार है और नाव के आगे के इस पे क्या कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, तो ये भी इसके यूं जोर देगा। ठीक है, ये हम पीछे की तरफ दे रहे हैं, ये हम आगे की तरफ देगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या करता है, बल लगाता है। क्या करता है भाई, बल लगाता है ना नाविक। अब आगे चलिए, इसका अपने पास और है क्रियाकलाप, क्रिया प्रतिक्रिया का बल, अच्छे से यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। दो क्रिया प्रतिक्रिया का बल है जो दो बच्चों का को पहिए वाली गाड़ी पर खड़ा होने को कहें, जैसा कि चित्र 8.13 में दर्शाया गया है। उन्हें बालू से भरा थैला या कोई भारी वस्तु दे दें। अब उन्हें थैले को लपकते हुए देखने को कहें। क्या बालू के थैले को फेंकने के कारण उसमें से प्रत्येक ताक्षणिक बल का अनुभव करते हैं? करते हैं। करते हैं। आप गाड़ी के पहिए पर कोई सफ़ेद रेखा देखा रेखा सॉरी कोई सफ़ेद रेखा खींच दें, ताकि जब वे दोनों बच्चे थैले को फेंके तो गाड़ी की गति का अवलोकन किया जा सके। गाड़ी की गति का क्या किया जा सके, अवलोकन किया जा सके। तो देखो ये है, ये लड़का उधर फेंकेगा ना, मैंने अपने यहाँ उसने थैला ले लिया कुछ और ये उसकी बहन के हाथ में दे रहा है, मैंने उस लड़की के हाथ में यूं फेंक रहा है, वो इसके हाथ में फेंक रही है, उसके हाथ में फेंके। जब उसमें फेंकेंगे तो जो थैला है उसकी तरफ बल लगाएगा लड़की की तरफ, तो पीछे का जो पहिया पीछे खिसकेगा। ठीक है, फिर वो लड़की उसकी तरफ खींचेगी तो वो भी पीछे खींचेगा। ऐसे करते करते उनमें क्या आता रहेगा, गैप आता रहेगा। ये जैसे दूर यहाँ बोला कि यहाँ एक क्या खींच लो आप, लाइन खींच लो इन दोनों के बीच में, तो ये आपस यूं खिसकते जाएंगे, क्योंकि इनके नीचे जो गाड़ी है उसमें लगा हुआ है पहिया। अब दोनों बच्चों के किसी एक गाड़ी पर खड़ा कर दें, तब एक अन्य बच्चे को दूसरी गाड़ी पर। आप यहाँ गति के द्वितीय नियम को देख सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में यह बल अलग अलग त्वरण उत्पन्न करेगा। इस क्रिया में दिखाई गई गाड़ी 50 मीटर पर सेकंड से 100 मीटर पर 50 सेंटीमीटर इंटू में 100 सेंटीमीटर आकार के और 12 mm और 18 mm मोटे प्लाईबोर्ड में दो जोड़े पहिए लगाकर बनाई जा सकती है। स्केट बोर्ड्स प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि इसका सीधी रेखा में गति करना कठिन है। स्केट्स बोर्ड का सीधे रेखा में गति करना क्या है, नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा अपना चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। और चैप्टर में काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इसके अंदर क्रिया प्रतिक्रिया के जो गति के तीनों नियम थे वहाँ पे वो इसके अंदर हमने सीखे हैं। ठीक है, और इनका जो क्या बोलते हैं जो एक्सपेरिमेंट है, क्रियाकलाप है, उनको हम करके देखेंगे और लाइव करके देखें। लाइव का मतलब है उनकी रिकॉर्डिंग करके मैं चैनल पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि वो क्रियाकलाप संभव है या नहीं है। कुछ एक क्रियाकलाप है, जैसे स्केट्स वाला है, वो क्या बोलते हैं ना वो जो बोर्ड है, ठीक है, वो वाला है, एक वो सिक्के वाला है, और भी हैं, 2-3 हैं। तो जितना हो सके उतने संभव प्रैक्टिकल करके दर्शाया जाएगा। ठीक है ना। एक अपने पास नेक्स्ट वाला जो चैप्टर रहेगा गुरुत्वाकर्षण रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। गुरुत्वाकर्षण नाम है गुरुत्वाकर्षण, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसको इस वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अगले जब हम क्लास लेकर आएंगे। आशा करता हूँ आज का जो अपना क्लास था वो आपको अच्छा लगा होगा और शानदार तरीके से आपने इसको सीखा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विशाल विदा। बस आप लोगों से एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।